नमस्कार, सुप्रभात। और आज हम लोग शेमोशी द्वितीयो भागः जो 10वीं कक्षा के लिए निर्धारित पाठ्य पुस्तक है, इस पाठ्य पुस्तक से पंचमा पाठ इसे पढ़ रहे हैं। पाठ का नाम है जननी तुल्य वत्सला। वत्सल बोलते हैं, वत्सल बोलते हैं प्रेम को। जो माँ प्रेम करती है ना, जो माँ अपने बच्चों को प्यार करती है, उस प्यार को बोलते हैं वात्सल्य। वात्सल्य दिस इज टाइप ऑफ लव। वो कैसा प्रेम होगा जो माँ अपने बेटे को करती है, जिसको बोलते हैं दुलार करना, बहुत ज्यादा दुलार करना। माँ अपने बच्चे को कैसे दुलार करती है, उसकी सारी बात मानती है, उसके साथ सारे अच्छे और बुरे हर सिचुएशन में उसके साथ होती है। जितना प्रेम माँ करती है अपने बच्चे से, बाकी कभी कोई नहीं करता है। और आप आजमा के देखिएगा, माँ आपके लिए जितना परेशान होती है उतना कोई नहीं होता है। तो ये बोल क्या रहे हैं, जननी तुल्य वत्सला। वत्सला मतलब स्नेह या प्रेम। और यहाँ पे एक पूरा सेंटेंस करने के लिए हम लोग को भवती अलग से जोड़ना पड़ेगा। तो बोल रहे हैं जननी तुल्य वत्सला भवती, जननी तुल्य वत्सल वाली होती है। अब तुल्य वत्सल मतलब क्या हुआ, समान स्नेह। देखो तुल्य वत्सल मतलब मान लो दो बच्चे हैं, दो बच्चे हैं किसी माँ के, तो तुल्य मतलब बराबर है, और अप एंड डाउन है मतलब बराबर नहीं है ना। तो तुल्य मतलब बराबर तौल करके स्नेह करती है, समान स्नेह करती है। किसको? अपने पुत्रों को, अपनी पुत्रियों को, यानी अपनी संतान को जननी समान स्नेह करती है। और यही हमारे चैप्टर का नाम है, जननी तुल्य वत्सला। जननी यानी माता समान स्नेह वाली होती है, सबको बराबर स्नेह करती है। ऐसा नहीं है कि एक माँ के अगर 5 बच्चे हैं, 3 लड़के और 2 लड़कियां, तो उनसे अलग अलग प्रेम करती है, ऐसा नहीं होता है। माँ हमेशा अपने बच्चों को बराबर स्नेह करती है। और भाई इस कहानी में भी कुछ ऐसी ही बात होगी, जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि इस कहानी में जो है वो कोई माँ होगी, उसके बच्चे होंगे, उनको बराबर स्नेह करेगी, और ये दिखाने का प्रयास किया गया होगा। तो हम लोग इसी कहानी को अब चलिए देखते हैं। शुरुआत में मैं पढ़ देता हूँ, उसके बारे में कुछ चीजें बताई गई। महाभारत में अनेक ऐसे प्रसंग हैं जो आज के युग में भी उपादेय हैं। उपादेय मतलब आज भी यूजफुल है। महाभारत के वन पर्व से ली गई यह कथा न केवल मनुष्यों अपितु सभी जीव जंतुओं के प्रति समदृष्टि पर बल देती है। क्या बोल रहे हैं? महाभारत का वन पर्व है। महाभारत में टोटल 18 पर्व है, 18 पर्व है। पर्व मतलब अध्याय, नेम ऑफ द चैप्टर्स। अलग अलग अध्याय हैं, उनको अध्यायों को वहां पे पर्व बोला गया है। चैप्टर्स हैं, तो जो अलग अलग चैप्टर्स हैं उनको क्या बोला गया है? पर्व। तो 18 पर्व हैं, और उन 18 पर्व में ये वन पर्व है। वन पर्व का नंबर मुझे आज सही नहीं आ रहा है, शायद ये 13 था, मतलब 11 या 13 है। मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा कि ये कौन सा चैप्टर है, किस नंबर का चैप्टर है, लेकिन शायद 11वां या 13वां अध्याय है ये, जिसको बोलते हैं वन पर्व। वन पर्व में कहानी बड़ी प्यारी है। वन पर्व की कहानियां, महाभारत का जो आप लोगों ने महाभारत के बारे में थोड़ा सुना होगा ना, तो वन पर्व में क्या बातें हैं। वन पर्व में इस पूरे महाभारत का जो बैकग्राउंड तैयार होता है ना, वो वन पर्व में जाके तैयार होता है। जिसमें लाक्षागृह है, पांडवों को जलाने की जो घटना हुई है, कि पांडवों को जलाया जा रहा था, ये आपने सुना होगा ना, क्लास 7th में आई थिंक। ये महाभारत है ना। हाँ, लाख का घर है, वही लाख का घर। लाख का घर, लाक्षागृह उसको बोलते हैं। तो लाख का घर है, और उसी को जलाने वाला है, पांडवों को जलाने का प्रयास किया गया था। ये सारी चीजें उस वन पर्व का हिस्सा है। तो ये वन पर्व बड़ा ही प्यारा है, जीवन को बहुत कुछ सिखाता है। और इसी वन पर्व से इस कहानी को लिया गया है। यानी एक वन पर्व से छोटी सी कोई घटना उठा ली गई है, और उसको अपने स्टाइल में एक स्टोरी बना करके हमारी आपकी बुक्स में दिया गया है पढ़ने के लिए। और यस, अब देखिए क्या बोल रहे हैं कि
यह कथा न केवल मनुष्यों भी जीव जंतुओं के प्रति समदृष्टि पर बल देती है। न केवल मनुष्यों यानी सिर्फ मनुष्यों के साथ ही नहीं है कि समदृष्टि का मतलब क्या हुआ, समान भाव, सबके लिए एक ढंग की सोच। ऐसा नहीं है कि एक जानवर आपका अपना है, आपका खुद का पेट एनिमल है, तो आपने उसको खूब खिलाया और बाहर वाला आया तो उसको खिलाया तो नहीं, उठा के 10 डंडा मार दिया, ऐसा नहीं। समदृष्टि का मतलब क्या हो गया कि आप अपने जानवर को तो खिला रहे हैं, कोई बाहर का आया तो आपने भी उसको भी कुछ न कुछ जरूर दे दिया। ऐसा नहीं है कि आपने उसको कुछ नहीं दिया, मारा नहीं। अगर है नहीं आपके पास कुछ खिलाने के लिए तो एटलीस्ट मारना नहीं है। तो खैर समदृष्टि पर बल देती है। समाज में दुर्बल लोगों अथवा जीवों के प्रति भी माँ की ममता प्रगाढ़ होती है। देखिए आ गई बात ना, माँ की ममता, एक माता कैसी होती है, वो समाज के किसी भी कमजोर व्यक्ति के लिए होगी, किसी जीव जंतु के लिए होगी। वो माँ की ममता हमेशा जो होती है ना, बहुत मजबूत होती है। प्रगाढ़ मतलब मजबूत। यह इस पाठ का अभिप्रेत है, यही ये पाठ आपको बताना चाह रहा है। इस चैप्टर से हम लोग यही सीखेंगे। तो यहाँ तो आप लोगों ने इस चैप्टर को थोड़ा समझा कि चैप्टर है क्या वास्तव में। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। बात बोली गई है, ध्यान से देखिए आप लोग। और बोल रहे कश्चित कृषकः बलिवर्दाभ्यां क्षेत्रकर्षणं कुर्वन्नासीत्। तयोः बलिवर्दयोः एकः शरीरेण दुर्बलः जीवेन गन्तुम् अशक्तश्चासीत्। गन्तुमशक्तश्चासीत्, अलग अलग बना लेंगे तो गंतुम अशक्तः च आसीत्, यही बनेगा। तो गंतुम अशक्तश्चासीत्, अतः कृषकः तं दुर्बलं वृषभं तोदनेन नुद्यमानः अवर्तत। सः ऋषभः हलमूढ्वा गन्तुमशक्तः क्षेत्रे पपात। क्रुद्धः कृषिवलः तमुत्थापयितुं बहुवारं यत्नम् अकरोत्, तथापि वृषः नोत्थितः। चलिए अब लोग ध्यान से देखते हैं, इसके पहले संधि पदों को देख लेते हैं, फिर कठिन शब्दों के अर्थों को देख लेंगे। क्या बोल रहे हैं, कश्चित कृषकः बलिवर्धाभ्याम क्षेत्रकर्षणं कुर्वन्नासीत्। अब क्षेत्रकर्षणम ये जो है ना, यहाँ पे समास पद है, इसको हम लोग अर्थ बताते समय बताएंगे। कुर्वन्नासीत्, कुर्वन प्लस आसीत, कुर्वन में न हलंत होगा, कुर्वन प्लस आसीत। तयोः बलिवर्दयोः एकः शरीरेण दुर्बलः जवेन गन्तुम् अशक्तश्चासीत्। गन्तुम महलंत प्लस अशक्तः प्लस च प्लस आसीत, 4 वर्ड दे दिया भाई। सोचिए कितनी बदमाशी है, 10th क्लास के बच्चों को 4 वर्ड एक साथ ऐड करके दे रहे हैं। हाँ, कितनी बदमाशी है, ये तो गलत है ना। ये फेयर नहीं, अनफेयर है। कोई बात नहीं, ये अनफेयर करेंगे तो आपके टीचर हैं, आपके साथ फेयर करेंगे। तो क्या बोल रहे हैं, गंतुम अशक्तः च आशीत, ये 4 वर्ड्स हैं, लिख लीजिएगा, सभी लोग लिखा करिए। फिर आगे देखिए, सह ऋषभ हलमूढ्वा गंतुम अशक्तः, गंतुम प्लस अशक्तः। इसके आगे है तमुत्थापयितुम, तम
प्लस उत्थापयितुम, उत्थापयितुम, तम प्लस उत्थापयितुम। उत्थापयितुम का मतलब क्या हुआ? उत्थापयितुम है तो उत्थापयितुम में प्रत्यय कौन सा है, कोई बताएगा? उत्थापयितुम, तुमुन प्रत्यय, हाँ। तुमुन प्रत्यय हिंदी अर्थ क्या होता है? बहुत बढ़िया, के लिए, हाँ। तो तम उत्थापयितुम बहुवारम यत्नम अकरोत्, यत्नम प्लस अकरोत्, यत्नम में म हलंत होगा, यत्नम अकरोत्, और लास्ट वर्ड है नोत्थितः, न प्लस उत्थितः, न प्लस उत्थितः। उत्थितः मतलब, सॉरी, न प्लस उत्थितः में संधि कौन सी है? गुण संधि है। गुण में कौन सा क्या हुआ है, गुण में क्या चेंज हुआ है, जरा बताइए। अ प्लस उ, हाँ, क्या बन गया? ओ बन गया। हाँ हाँ, बहुत अच्छे। ए ओ अर अल, ये बनता है किसके स्थान पे? ई उ री री, ना, ई उ, तो यहाँ पे उ आया है, उ की जगह पे अगर ओ आ गया तो क्या बन गया? गुण संधि आ गई। तो यहाँ पे संधि है गुण संधि। यहाँ तक तो हम लोगों ने देख लिया। कठिन शब्दों को भी देख लेते हैं, फिर हम लोग इसका उच्चारण सीखेंगे। क्या बोल रहे हैं? कश्चित कोई, अच्छा ना, अभी करेंगे तो ज्यादा हिंदी मीनिंग हो जाएगी। अभी हम लोग इसका उच्चारण ही करते हैं, इसको पढ़ करके देखते हैं। और पढ़ने का काम आज जो है वो अजय से स्टार्ट करते हैं हम लोग। अजय, और आज दोनों अजय दिखाई पड़ रहे हैं, तो सेकंड अजय आप भी रेडी रहिए। हाँ, एन अजय आप पढ़िए बेटा। क्या हुआ? नहीं है? 40, पेज नंबर 40 है बेटा। चैप्टर का नाम है जननी तुल्य वत्सला। बताइए। हम्म हम्म गंतुम शक्तश्चासीत्, अजय, गंतुम शक्तश्चासीत्। हाँ, मिला करके बोला करिए, सारे वर्ड्स को कंबाइंड करेंगे ना, बहुत आसानी से हो जाएगा। मैंने आप लोगों को कभी बताया था ना कि मैंने किस किस तरीके से शिव तांडव याद किया था। शिव तांडव याद करने में मुझे बड़ी मेहनत हुई थी, जब, क्योंकि किसी ने बताया नहीं, अपने से ही याद करना था। सेम सेम आपको वही करना है। जब चीजें कठिन हो जाए ना, तो धीरे धीरे चलना चाहिए। चलिए मिलाइए, बोलिए। बहुत अच्छे, रुक जाइए, ओके, बहुत अच्छे बेटा। नेक्स्ट, पी अजय को हमने बोला था बेटा। पी अजय आई थिंक चला गया, कोई दिक्कत नहीं है, पी अजय चला गया तो नव्या पढ़ेगी आज। नव्या ऊपर आइए बेटा। नव्या, हाँ बेटा, आपके पास बुक है ना? चलिए फिर, अगर बुक है तो इसको पढ़िए, इसके आगे अजय जहां तक पढ़े हैं उसके आगे पढ़िए। बोलिए बेटा। नव्या, हाँ, पेज नंबर 40 है बेटा, थर्ड लाइन से आपको पढ़ना है।
सह ऋषभः, यहाँ से पढ़ना है। स्टार्ट करिए। ना ना, चैप्टर नंबर 5, फर्स्ट पैराग्राफ, थर्ड लाइन। आप लोग ध्यान दिया करिए बेटा, आप लोग का फोकस होना चाहिए। जननी तुल्य वत्सला। Which lesson is there in fifth chapter? That is, I'm saying fifth chapter, beta. You are saying second chapter. But fifth, पांचवा chapter. आप कैसे पढ़ रही हैं? बुक से पढ़ रही हैं? टेक्स्ट बुक है आपके पास या ऑनलाइन मटेरियल है? ये नहीं दिखाई पड़ रहा है बेटा। ओके, आप ढूंढिएगा जरा, उसको ध्यान से देखिए नव्या। आप उसको ढूंढने का प्रयास करिए, तब तक हम बाकी लोगों को बोलते हैं पढ़ने के लिए। हाँ चलिए, अजय, पी अजय, आपको मैंने बोला था जल्दी आ जाओ बेटा और रीड करो। अजय, उफ, आप लोग बेटा टाइम वेस्ट कर डालते हैं। हाँ, पढ़िए, इसको रीड करिए। उफ, बहुत दिक्कत है बेटा नेटवर्क का। कोई बात नहीं, अजय रहने दीजिए बेटा, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। दीपक, दीपक। हाँ बेटा, आप रीड करिए। दीपक। हाँ बेटा, आप रीड करिए जरा। थर्ड लाइन, फ्रॉम थर्ड लाइन। दीपक, आपको मेरी आवाज मिल रही है? रीड करिए। बहुत टाइम वेस्ट करते हैं आप लोग। विराज, आप ऊपर आइए बेटा। विराज। हाँ बेटा, रीड करिए, आप रीड करिए। बहुत अच्छे। चलिए दीपक, आप पढ़ेंगे बेटा? चलिए, अभी फिर से इसको पढ़ना है। एक बार माधव पढ़ेंगे और माधव के ठीक बाद जो है वो कार्तिशा को पढ़ना, सॉरी पावनी को पढ़ना है। और उसके बाद एक बार मणि पढ़ेंगे और अ, अरविंद पढ़ेंगे। चलिए, स्टार्ट करिए बेटा। माधव। माधव, आपको मेरी आवाज मिल रही है तो ऊपर आइए बेटा। रीड करिए फ्रॉम फर्स्ट लाइन। पावनी, आप करिए बेटा। पावनी। मैं रीडिंग कराना ही बंद कर दूंगा, पता है आप लोगों को। यस बेटा, फर्स्ट लाइन, फर्स्ट लाइन, वेरी फर्स्ट लाइन, वेरी फर्स्ट लाइन। कश्चित, कश्चित, हाँ।
नॉट किंचित बेटा, कश्चित देर। हाँ, स्टार्ट नाउ। हम्म, स्टार्ट नाउ। गंतुम, गंतुम शक्तश्चासीत। गंतुम शक्तश्चासीत। हम्म। चलो, अच्छा पढ़ा बेटा आपने। थोड़ा और भी कोशिश करिए और अच्छा पढ़ सकती हैं। हाँ, अगला नाम मैंने किसका लिया था, जल्दी से ऊपर आइए और रीड करिए। चलिए बेटा। ना ना, फ्रॉम देयर नहीं, फर्स्ट 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 पैराग्राफ अगेन। हम्म। गंतुम शक्तश्चासीत। हम्म, बहुत अच्छे। बस बस, बहुत अच्छे बेटा। नेक्स्ट किसको मैंने बोला था, जल्दी ऊपर आइए और रीड करिए। ये- मनी मनी तेजा के बाद वाली लाइन। बहुत अच्छे। चलिए, हम लोग अब इसकी मीनिंग देखते हैं बेटा। बोल क्या रहे हैं, कश्चित् कृषकः वर्धाभ्याम क्षेत्रकर्षणम आसीत्। क्या बोल रहे हैं, कश्चित् कृषकः का मतलब होता है कोई। कृषकः, कृषकः प्रथमा एक वचन है ना, तो कोई किसान बलिवर्धाभ्याम, बलिवर्ध बोलते हैं, बलिवर्ध बोलते हैं बैल को, और बलिवर्धाभ्याम बोल रहे हैं, तो ये द्वितीया में है, यानी दो बैल हो गए। और द्वितीया किस किस विभक्ति में ये द्वितीया है, तृतीया चतुर्थी फिर पंचमी, इसी में से कोई एक है। आप ध्यान दीजिए कि हम कैसे पहचान पहचान करेंगे कि कौन सी है। तो उसके लिए हमको समझने की जरूरत है। वो मीनिंग क्या है कि कोई किसान खेत जोत रहा था, क्षेत्र कर्षणम, खेत की जुताई, कुर्वन आसीत कर रहा था, खेत की जुताई कर रहा था। अब ध्यान देने वाली बात है, तृतीया में आएगा से, चतुर्थी में आएगा के लिए, पंचमी में आएगा से, लेकिन वो अलग हो जाएगा। अब बोल रहा है बलिवर्द, और बलिवर्धाभ्याम है यहाँ पे, तो किसके लिए बलिवर्धाभ्याम है, तृतीया या चतुर्थी या फिर पंचमी। तो आप तीनों की मीनिंग, तीनों की मीनिंग, हाँ हाँ, तीनों की मीनिंग आपको सोचनी है। बोल क्या रहे हैं,
दो बैलों के लिए खेत जोत रहा था? नहीं, बैलों के लिए खेत थोड़ी कोई जोतता है। तो फिर क्या बोलेगा? दो बैलों से खेत जोत रहा था। यस, दो बैलों से खेत जोत रहा था तृतीया में। सब पंचमी में क्या हो जाएगा? वहां पे भी दो बैलों से खेत जोत रहा था, लेकिन क्या वो खेत जोतने के प्रोसेस में वो बैल अलग हो जा रहे थे क्या? नहीं हो रहे थे, वहीं पे थे ना। इसलिए पंचमी नहीं होगा। ये वाला बलिवर्दाभ्याम तृतीया के लिए। तो लिख लीजिए तृतीया द्विवचन। क्षेत्रकर्षणम कुर्वन्नासीत्, खेत खेत के खेत को जोत रहा था। क्षेत्रकर्षणम द्वितीया एक वचन में। जो खेत जोतना समझते हैं ना, खेत की जुताई करना। तो आगे देखते हैं तयोह बलिवर्दयोह। तयोह, तयोह में कौन सी विभक्ति वचन है, बताएगा कोई? हाँ, षष्ठी द्विवचन। बहुवचन और सप्तमी दोनों के द्विवचन हैं। अब हमें फिर ढूंढना पड़ेगा कौन सा है ये। बड़ा गड़बड़ है, बार बार ये हम लोग को ढूंढने के लिए दे दे रहा है। क्या समझ के रखे हैं ये एनसीईआरटी वाले हम लोगों को? ढूंढना पड़ रहा है, लेकिन ढूंढेंगे हम लोग। कैसे ढूंढना है? तयोह बलिवर्दयोह। अब इसको हम लोग साफ कर पास कर देते हैं, आगे का देख लेते हैं, ऑटोमेटिक मिल जाएगा हम लोग को। एक शरीरेण, शरीर से, तृतीया एक वचन है। एक शरीर से दुर्बलः, दुर्बलः मतलब कमजोर। जवेन, जवेन मतलब बोलते हैं तृतीया, ये भी है तृतीया एक वचन, यहाँ पे भी है। जवेन बोलेंगे किसके लिए? वो मतलब बोलेंगे क्या? क्विकली या जल्दी जल्दी। तो जवेन हो जाएगा तीव्रता से, तीव्रता से या तीव्र गति से लिख लीजिए। जवेन तीव्र गति से। एक शरीरेण दुर्बलः, एक शरीर से कमजोर। और जवेन गंतुम अशक्तः च आसीत्, और क्या था? जवेन यानी जल्दी जल्दी, क्विकली। गंतुम, गंतुम में तुम प्रत्यय है, तो जाने के लिए, गंतुम में जाने के लिए गम धातु तुम प्रत्यय बन गया गंतुम। तो जल्दी जल्दी जाने के लिए अशक्तः च आसीत्। अशक्तः मतलब कमजोर या अशक्तः कमजोर के लिखिए कि जल्दी जल्दी जाने के लिए वो अशक्त था, कमजोर था। आसीत था, तो जल्दी जल्दी जाने के लिए अशक्त था, कमजोर था। और कैसा था? शरीर से बहुत कमजोर था, यानी शरीर से कमजोर था और जल्दी जल्दी काम नहीं कर रहा था, यानी खेत को जोतने में वो जल्दी जल्दी आगे की ओर नहीं बढ़ पा रहा था, थोड़ी ताकत उसके पास कम थी। अब बोल क्या रहे हैं? तयोह बलिवर्दयोह में हम दोनों को निकालना, हम लोगों को निकालना है कि ये सप्तमी है या षष्ठी है। तो बोल रहा है ना कि तयोह, उन दोनों का, तयोह उन दोनों में। अब सोचिए कि उन दोनों में एक कमजोर था या उन दोनों का एक कमजोर था? तो उन दोनों में। अब जब तयोह हो गया तो तयोह पद किसके लिए आया है? बलिवर्दयोह के लिए आया है। तो तयोह पद में जो विभक्ति होगी वही बलिवर्दयोह में भी विभक्ति होगी। तो तयोह सप्तमी द्विवचन, बलिवर्दयोह सप्तमी द्विवचन। उन दोनों बैलों में, अब पूरी मीनिंग हो गई। उन दोनों बैलों में एक शरीरेण, एक शरीर से, दुर्बलः कमजोर, और कमजोर था, और जवेन गंतुम अशक्तः च आसीत्, तीव्रता से, शीघ्रता से जाने में असमर्थ था। असमर्थ, अशक्त की जगह आप असमर्थ लिख लीजिए, आपको आसानी होगी। फिर क्या बोल रहे हैं? अतः कृषकः तम दुर्बलम, इसलिए वह किसान उस दुर्बलतम, उस दुर्बलम वृषभम, कमजोर बैल को। ये देखिए, तम भी, दुर्बलम भी और वृषभम भी, तीनों जगह पे द्वितीया एक वचन है। तो उस कमजोर बैल को तोदनेन
नुद्यमानः अवर्तत। तोदनेन, तोदनेन मतलब क्या होता है? जबरदस्ती ना, तोदनेन जबरदस्ती, मार मार करके, ऐसे जैसे होता है ना, बैलों को मारते हैं लोग, चलो आगे बढ़ो, जो भी बोलते होंगे इधर। हमारे यहाँ हिंदी में कुछ दूसरे तरीके से बोलते होंगे, यहाँ का तरीका थोड़ा अलग हो सकता है। तो क्या बोल रहे हैं? तोदनेन, यानी उसको ऐसे धक्का दे दे करके, जबरदस्ती कर करके। तो तोदनेन में तृतीया है, तो इसलिए पूरा वर्ड आप ऐसे लिख लीजिए कि तकलीफ देने, दे दे करके, तकलीफ दे करके या तकलीफ देने से। तृतीया है तो आप लोग से वर्ड लिखिए। तो तकलीफ देने से या दुख देने से क्या है? नुद्यमानः। नुद्यमानः मतलब इसको ऐसे, जैसे आप लोग कभी कुत्ते को भगाना होता है तो क्या बोलते हैं? हट जा, या फिर कुछ भी। इधर लोकल में क्या, आप लोग तेलुगु में, जैसे हमारे यहाँ क्या बोलते हैं, कुत्ते को भगाना होता है, हिंदी में बोलते हैं दूर दूर। यहाँ क्या बोलते हैं? बताइए। हड़ी। तो अपनी अपनी भाषाओं का ये खेल है। भाषाएं ज्यादा होती हैं, मजा आता है। भाषाओं को सीखना अपने आप में बड़ी अच्छी कला है। तो क्या बोल रहे हैं ना, कि वैसे ही जैसे आप लोग कुत्तों को भगाते हैं, वैसे ये भी बैलों को हाँक रहा था। तो हाँकेगा नहीं तो बैल आगे की ओर नहीं जाएगा और उसके खेत नहीं जुत पाएंगे। तो क्या कर रहा था? उसको मार मार करके और हाँक रहा था, यानी आगे की ओर जाने के लिए उसको प्रेरित कर रहा था। तो नुद्यमानः, हाँक 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 हाँका, हाँकना, क्या क्या बोलेंगे उसके लिए? अ, ऐसे आप लिख लीजिए, ढकेला था, हाँक रहा था, लिखिए हाँक रहा था और ढकेल रहा था। और क्या कर रहा था? तुदनेन, कष्ट दे करके या कष्ट देने से। तो कष्ट दे करके उसको हाँक रहा था। और क्या बोल रहा था? अवर्तत, अवर्तत वर्ड आया है उस पूरे प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए ना। आपकी बुक में क्या दिया है बेटा? नहीं दिया है। अवर्तत वर्ड जो है ना, वो अवर्तत वर्ड है, वस्तुतः वो जो प्रोसेस कर रहा है उसी प्रोसेस के लिए अवर्तत वर्ड आया है। तो चलिए आगे बढ़े। सह ऋषभः हलमूढ़वा गंतुम अशक्तः क्षेत्र प्रपात। सह ऋषभः, वह बैल, हलमूढ़वा, ठीक है। तो हलम उड्वा में, हलम उड्वा, हल को उठा करके, अब हल उसके कंधे पे रखा जाएगा तभी तो वो खेत जुताई करता है। आपने देखा होगा कभी, अगर बैलों से खेत की जुताई करते हुए, तो दो बैल होते हैं, फिगर में भी आपको थोड़ा समझ में आ रहा होगा। वो उनकी उनकी कंधे के ऊपर एक लकड़ी का ऐसा टुकड़ा रखते हैं और उसी से फिर वो जो उस हल होता है उसको जोड़े रहते हैं। तो हल को उठा करके तो उसको चलना है, अपनी ताकत से चलना है। तो बोल क्या रहे हैं कि सह ऋषभ हल मुठवा कंतुम अशक्तः क्षेत्र प्रपात, पपात। वह उस हल को उठा करके गंतुम अशक्तः, जाने में असमर्थ हो गया। उसके पास एनर्जी नहीं रह गई, उसके पास स्ट्रेंथ नहीं रह गई कि वो अब हल को उठाए और उस खेत की प्लॉइंग करे। तो ऐसा करने में मुश्किल हो गया और इसकी वजह से क्या हुआ? क्षेत्र पपात, क्षेत्र में सप्तमी एक वचन है, क्षेत्र में ही, उस क्षेत्र पर ही, खेत पर ही, खेत में ही क्या हुआ? पपात, गिर गया, अर्थात बैठ गया। उस क्षेत्र में ही बैठ गया, गिर गया। अब वो समझ गया कि अब हम अगर खड़े रहेंगे ना तो मेरा जो किसान है, जो मेरा मालिक है ना, मुझे मार डालेगा। तो चलो बैठ जाओ, बात खत्म करो। अब क्या बोले? क्रुद्ध कृषि वलह, कृषि वलह किसान, क्रुद्ध क्रोधित, जो अब इसके बाद किसान बहुत क्रोधित हो गया। तो क्रोधित होकर के किसान क्या किया? तम उत्थापयितुम, उसको उठाने के लिए, तम, उसको उत्थापयितुम, उठाने के लिए, फिर से उसको उठाने के लिए, बहुवारम यत्नम अकरोत, बहुवारम, कई बार, अनेक बार, यत्नम अकरोत, प्रयास किया, प्रयत्न किया। यत्न मतलब प्रयास ना, कोशिश। तो कई बार, बहुत बार उसने प्रयास किया। तथापि वृषः
नोत्थितः, फिर भी वह बैल नहीं उठा। फिर भी वह बैल नहीं उठा। उस बैल की हालत इतनी खराब थी कि उसको उठाने पे भी वह नहीं उठ पा रहा था। चलिए हम लोग आज इतना ही कर पाएंगे बेटा। इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछिए। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो पूछिए आप लोग। किसी भी बच्चे को अगर डाउट है तो शीघ्रता से पूछिए बेटा। हम लोग समय बहुत बीच में वेस्ट कर डालते हैं। जब हम रीडिंग के लिए बोलते हैं तो आप लोग लेट करते हैं, और हम लोगों को क्योंकि रीडिंग कराना ज़रूरी है, ये स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस हैं कि रीडिंग कराना है। मैं भी वीडियो ओवर होने के बाद आपको कुछ बताता हूँ। किसी को कुछ पूछना है? नहीं। चलिए तो ठीक है, आज की कक्षा के लिए हम लोगों का इतना ही। बाकी अध्याय हम लोग अगली कक्षा में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप सभी लोगों को धन्यवाद।